हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शनपुर हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी करवा रहे हैं। हमने पहला वीडियो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे बनाया है, जिसमें हमने आप लोगों को ओम्स लॉ के बारे में पूरी डिटेल में बताया है, इलेक्ट्रिक करंट बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया है, और उसके साथ में हमने लास्ट में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारा वीडियो मत देखिए, लेकिन वो क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम आप लोग आज दूसरा वीडियो हम लोगों का है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पहले शुरुआत में आपको सिलेबस बता देते हैं फिजिक्स का कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। ये देखिए सिलेबस हम लोगों का है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ़िलहाल में हम लोग यही पढ़ रहे हैं। आज इसका दूसरा वीडियो है। चौथा चैप्टर मैग्नेटिज्म है, पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, छठवां जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सातवां ऑप्टिक्स है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आठवां न्यूक्लियाई है, बहुत आसान चैप्टर ये है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आसान ही है, कम्युनिकेशन भी चैप्टर आसान है, थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा मॉडरेट टाइप में है, और ये रहा AC/DC, ये भी आसान है। तो चलिए हम लोग अपना दूसरे वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। हमारा दूसरा वीडियो में जो टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें कई टॉपिक्स हैं, जिसे हम रजिस्टर को किस तरह से ज्वाइन करते हैं सीरीज में। एक होता है सीरीज रजिस्टर, एक होता है सीरीज में ज्वाइनिंग करते हैं, एक पैरेलल में ज्वाइनिंग करते हैं। और इसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे करंट का, कि किस तरह से करंट के कारण हमको हीट मिलता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो है कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ही आप लोगों को मिलेंगे, ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइजेशन इज़ द प्रिंसिपल दैट द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, कि जैसे चार्ज जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज जो है वो 0E हो सकता है, 1E हो सकता है, 2E, 3E, -1E, -2E, बट नॉट 1.5E, 3.5E, -1.5E। दोस्तों ये चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1.5 कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1.5 कोई इंटीजर नहीं है दोस्तों। ये बात आप लोग याद रखिए, कोई इंटीजर नहीं है, ये केवल इंटीजर होती है। इसका फार्मूला दोस्तों हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। Q बराबर NE होता है इसका फार्मूला। यह Q जो होता है वो चार्ज होता है, Q जो होता है वो चार्ज होता है, N जो होता है इंटीजर होता है, क्या इंटीजर, और E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या E जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है दोस्तों। और जो N की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू इंटीजर होती है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। एन की वैल्यू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हमने ये टॉपिक मतलब आप लोगों से यही कहना चाहता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका चार्ज जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, या तो 1E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा, यही सब हो सकता है। 1.5E नहीं हो सकता, किसी भी हर हाल में यह नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें यानी 1 कूलम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। 1 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो क्वेश्चंस में पूछा जाता है, CHS के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है।
तो देखिए आइए देखिए हम कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले तो फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। तो हमको चार्ज का वैल्यू दिया है 1 कूलाम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको इंटीजर निकालना है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से देखिए फार्मूला रख लेंगे n इज इक्वल टू Q बाई ई हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलाम दिया है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10⁻19 अपॉन 1.6, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम काटेंगे तो यहाँ बाई 10 आएगा। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कितना चला जाएगा, तो 10 इंटू हम लोग लिखते हैं अभी, देखिए तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻19 अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब हम लोग इस वाले में से एक जीरो इसमें ले लेते हैं, ठीक। कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16, ठीक है। एक जीरो हमने यहाँ से इसमें ले लिया तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ 100 हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों देखिए करते हैं, यहाँ पे तक n की वैल्यू आ जाएगी कितना। अब हम लोग करेंगे 100 × 10 की पावर 18 बटे 16। अब इसको 100 का 16 से भाग देंगे तो कितना आता है 6.25 × 10 की पावर 18 ये आता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या कहने का, इसका मतलब कहने का है कि इसका मतलब होता है कि इसका मतलब देखिए होता है, हम आपको बताते हैं। इसका मतलब होता है कि 1 कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मतलब n e यही हो सकता है, n जहाँ पे इंटीजर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा नया टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला, इसमें 2 प्रकार का होता है, एक रजिस्टर इन सीरीज होता है, एक रजिस्टर इन पैरेलल होता है। मतलब इसे सर्किट में रजिस्टर्स को जोड़ने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। तो पहला जो है रजिस्टर इन सीरीज, पहला है रजिस्टर इन सीरीज। तो रजिस्टर इन सीरीज का मतलब क्या होता है कि 1 रजिस्टर का एंड अदर रजिस्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ जाए। तो इसको हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को या ज्वाइनिंग को हम सीरीज कहते हैं, सीरीज ज्वाइनिंग, ठीक है। और इसमें इस कॉम्बिनेशन में करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करंट कांस्टेंट होता है दोस्तों, करंट कांस्टेंट होता है। देखिए हम आपको सर्किट बना के दिखाते हैं कि कैसे किस तरह से सर्किट बनेगी, ठीक है। देखिए जैसे ये हो गया, यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ दी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया, यहाँ पे हमने रजिस्टर, एक पहला रजिस्टर में जोड़ा, ये हो गया R1, ठीक है। अब ये एक रजिस्टर हो गया, इसका इंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे इसका इंड पॉइंट है, ठीक है। अब इसके इंड पॉइंट से दूसरे वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ते हैं, मतलब ये वाला इसी से जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये R2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में आपको क्या कहा गया था कि पहले वाले का इंड दूसरे की स्टार्टिंग से जुड़ा है कि नहीं। तो इस तरह की जो ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सीरीज ज्वाइनिंग। इस तरह की ज्वाइनिंग को सीरीज ज्वाइनिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब यदि दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कह दे तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर लगाते हैं, क्या वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर सर्किट में हमेशा
पैरेलल में जोड़ते हैं इस तरह से वोल्ट मीटर, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जुड़ गया, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये वोल्ट मीटर आपको जुड़ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो अब यहाँ पे करंट भी पास होता है, देखिए यहाँ से करंट गया इस तरह से, यहाँ से मान लीजिए आई करंट गया है, ठीक है ना। यहाँ से आई करंट गया है और मतलब इस रजिस्टर को पास करने के बाद यहाँ से भी आई करंट जाएगा। और यहाँ इस रजिस्टर को पास करने के बाद कई बच्चों के मन में तो आएगा कि मतलब रजिस्टर से पास होने के बाद कहा कि करंट का वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं, इस रजिस्टर से पास होने के बाद कितनी करंट आई है, यहाँ मान लीजिए कुछ भी करंट हो सकती है, लेकिन इस रजिस्टर से पास होने के बाद जो करंट है वही करंट इस रजिस्टर से पास होने के बाद भी होगी, मतलब ये आई, ठीक है। मतलब इसमें करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसमें करंट कांस्टेंट होता है। और करंट कैसे मेजर करते हैं, एम मीटर लगा देते हैं, ठीक है ना, एम मीटर लगा देते हैं। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये एम मीटर लगा देते हैं। और एम मीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, सीरीज़ में जोड़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब उसमें हमने क्या देखा कि करंट कांस्टेंट है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ठीक है ना। अब देखिए जो पहला रजिस्टर था, यहाँ पे देखिए जो पहला रजिस्टर था, ऐसे ऐसे करके पहले रजिस्टर का इंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर की स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा था। यहाँ पे करंट और यहाँ पे करंट दोनों सेम था, यहाँ पे करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई था। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, ठीक है। अब देखिए करंट तो कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। आप लोग याद करिएगा इसको, यही सब चीज़, यही मेन कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है, तो आप लोग सीधे से जवाब दीजिएगा करंट कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो इस तरह से देखिए हम आपको ओम लॉ लगाते हैं, हम ओम लॉ अप्लाई करते हैं, ओम लॉ अप्लाई। ओम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V/RI, ठीक है ना। अब करंट तो कांस्टेंट है, पहला रजिस्टर लेते हैं, इसका रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ठीक है ना। वोल्टेज V1 = R1I, ठीक है। अब यहाँ V2 = R2I, ठीक है। क्यों I1 I2 नहीं लिए, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है इसलिए ना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमने क्या क्या निकाला था, V1 की वैल्यू हमने निकाली थी कि V1 जो होता है कितना हमने निकाला था, ये V1 जो होता है वो कितना था, R1I, और V2 जो था वो था R2I, ठीक है ना। अब देखिए हमने सर्किट में पढ़ा कि ये रजिस्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, ये। अब इसके बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस जैसे निकाला था कितना था, वो V था, पोटेंशियल डिफरेंस V था। और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V = V1 + V2, ठीक है, V = V1 + V2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं, मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ऐड। तो V1 + V2 = ये हो गया R1I + R2I, ठीक है। अब ये V1 + V2 कितना है, V है, = ये कितना हो गया, R1I एंड R2I कितना हो गया, ये I कांस्टेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे हो गया R1 + R2, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसको रुके मिटा लेते हैं, फिर ना आप लोगों के लिए लिखेंगे, मिटेगा नहीं दोस्तों। R1I2, ठीक है। अब देखिए हम इस V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं I एंड RS, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट का, क्योंकि हमने V किसका लिया है, V ये पूरा है, मतलब दोनों रजिस्टर्स का सम, मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है ना। IRS = ये हो जाएगा I R1 + R2, ठीक है ना। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, RS = R1 + R2, ये जो हो जाएगा मेन फार्मूला है,
ठीक है। यदि सर्किट में आप लोगों से पूछो, देखिए एक ये रजिस्टर दिया है, एक ये रजिस्टर दिया है, ठीक है। अब यदि पूछ ले कि इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना है, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना है, इस सीरीज में जुड़ा है तो इक्विवेलेंट रजिस्टर आप इस तरह से निकालेंगे, इस फार्मूले से, ठीक है। आप लोग इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने सीरीज में जो रजिस्टर को जोड़ा उससे हमने क्या सीखा, उससे हमने यही चीज़ सीखी कि करंट, जैसे कि हम लोग बताते हैं, करंट जो होता है आई वो कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है ना। पोटेंशियल जो होता है भी वो चेंज होता है। और फार्मूला एक हमने निकाला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमने सीखा इसे। ये मेन चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ आप लोग नोट करिएगा इसको, यही मेन फार्मूला है एकदम। सीरीज यदि आपको जाननी है तो ये 3 चीज़ याद करिए, आप समझिए कि सीरीज आपको पता है पूरी, ठीक है ना। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है, रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि इफ़ टर्मिनल ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द सेम 2 पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। देखिए दोस्तों, मतलब जो टर्मिनल है रजिस्टर का, मतलब जो है टर्मिनल जो है रजिस्टर का वो कनेक्टेड टू द सेम 2 पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आइए देखते हैं क्या हुआ इसका मतलब। देखिए हम सीरीज बनाते हैं, ये देखिए ये रहा, हमने बैटरी जोड़ दी, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये रहा और ये हो गया, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 2 पॉइंट हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहा गया कि मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये हो गया, देखिए मतलब सारे के सारे रजिस्टर जो हैं इन 2 पॉइंट से जुड़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन सीरीज में क्या होता था, सीरीज में होता था कि मतलब एक रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ता था, फिर यही प्रक्रिया आगे तक थी। लेकिन यहाँ पे क्या इस तरह की ज्वाइनिंग होगी, ये देखिए इस तरह से, मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही जोड़ना है हमेशा, ठीक है। अब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ही होगा, लेकिन करंट अलग अलग होंगे, करंट अलग अलग होंगे। यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, ठीक है दोस्तों। अब हम फिगर को ज़रा मिटाते हैं और आगे समझाने के लिए ये देखिए, अब हमने वहाँ से निकाला था सर्किट से कि मतलब सारे रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या थी, चेंज हो रही थी, लेकिन पोटेंशियल क्या था, वो सेम था, पोटेंशियल सेम था। तो मतलब करंट की वैल्यू क्या थी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट इसमें चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I1 एंड R1, ठीक है। अब V इज इक्वल टू I2 R2 एंड V इज इक्वल टू I3 R3, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुक जाइए, पहले अभी देखा था दोस्तों कि कितना आया था, V1 इज इक्वल टू कितना आया था, V इज इक्वल टू आया था R1 I1 एंड V इज इक्वल टू आया था R2 I2, ठीक है। मतलब कि I1 इज इक्वल टू V/R1 एंड I2 इज इक्वल टू V/R2 था दोस्तों, ठीक है।
अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब V/R S जोड़ देते, R यस R इक्विवेलेंट मतलब RP जोड़ देते हैं, ठीक। इज इक्वल टू, फिर से देखते हैं, फिर से ये देखिए दोस्तों, I इज इक्वल टू कितना था, I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब डॉट डॉट प्लस जितना भी हो, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब टोटल करंट मतलब क्या हो जाएगा, ये V/RP हो जाएगा, मतलब पैरेलल में रजिस्टर ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। अभी I1 करंट कितना है, V/R1, ये कितना है, V/R2, ठीक है। अब इसको ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। V से V कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो हमको दोस्तों क्या मिल गया, हमको दोस्तों जो इसमें मिल गया था 1/RP फार्मूला है ये, 1/R1 प्लस 1/R2, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। यदि मतलब कोई भी रजिस्टर हैं, 2-3 रजिस्टर हैं, यदि इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, यदि इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट से, यदि 2 पॉइंट से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो इनका यदि इक्विवेलेंट रजिस्टर पूछा तो कैसे निकालेंगे, 1/RP, ये इक्विवेलेंट रजिस्टर हो जाएगा। R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये फार्मूला मेन है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हमने मेन चीज़ अब हम बता देते हैं इसमें क्या है। मेन चीज़ में क्या है, पैरेलल में मेन चीज़ पैरेलल में क्या है, पैरेलल में जो मेन चीज़ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, और करंट जो है, और दोस्तों जो करंट है वो क्या है, चेंज हो रहा है। करंट क्या है, करंट दोस्तों चेंज हो रहा है। फार्मूला एक है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि इन चीज़ों को आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पैरेलल सीरीज में, यदि कोई भी आ गया क्वेश्चन पैरेलल सीरीज से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पहले समझते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे होता है। मतलब कि दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट हो जानी चीज़ों को, क्या मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चीज़ें हीट हो जा रही हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे एक सर्किट है, हमने यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे सर्किट है, इसमें जो रजिस्टर हमने जोड़ा है वो बहुत हाई रजिस्टर है। क्या ये जो रजिस्टर वो बहुत हाई है, ठीक है। ये जो रजिस्टर है दोस्तों, या करंट जा रहा है आई, और ये रजिस्टर आर है, ये बहुत हाई है। तो मतलब हाई रजिस्टर मतलब करंट को जाने नहीं देगा, करंट को इससे बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, और लड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट के रूप में। किस फॉर्म में, हीट के रूप में रिलीज होती है, तो इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसके हम और देखिए फार्मूला हम दिखाते हैं। फार्मूला देखिए, H इक्वल टू I²RT, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये फार्मूला बताता है कि मतलब जो हीट होता है, जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है ना। मतलब यदि रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा तो हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि करंट बहुत अधिक है तो हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, और ये समय पे भी डिपेंड करता है, टाइम जितना लगे, ठीक है। और इसके अब हम आप लोगों को एप्लीकेशंस बता दें कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन मतलब यूज, ठीक है, मतलब यूज। देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक आयरन देखे होंगे,
इलेक्ट्रिक आयरन देखते हैं दोस्तों कि आप लोग जब स्विच मतलब बोर्ड में लगा देते हैं उसका प्लग, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है 5-10 मिनट के बाद। उसमें क्या होता है कि करंट जाता है और इलेक्ट्रिक आयरन में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा होता है। बहुत हाई रेजिस्टेंस लगे होने के कारण वो हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग का कपड़ा क्या होता है अच्छे से प्रेस हो जाता है। ठीक है। और अगला जो है बैटरी है। अगला जो है कि दोस्तों हमने पहला एप्लीकेशन बताया इलेक्ट्रिक आयरन का, क्या इलेक्ट्रिक आयरन का, कि इलेक्ट्रिक आयरन में जो होता है हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाया गया होता है। दूसरा है दोस्तों 100 वाट बल्ब का। क्या 100 वाट बल्ब, ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है दोस्तों, इसके बीच में ये जो लगा होता है, यहाँ क्या होता है, ठीक है, ऐसे तो ये जो होता है दोस्तों ये टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन। ये टंगस्टन का तार होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का तार होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होती है और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। क्या रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है। ठीक है दोस्तों। तो करंट जब जाती है तो करंट को रोकता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है। वही हीट जो होती है लाइट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है और हमें उजाला होता है। ठीक है दोस्तों, उससे रोशनी आती है। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस हो गए। अब अगला देखते हैं हम। अब अगला जो है हम हीटिंग इफेक्ट भी हमने पढ़ लिया है। और देखते हैं दोस्तों कुछ बचा है कि नहीं, तो और कुछ नहीं है। हमारा जो हम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सब लगाते हैं पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि मतलब कौन कौन से एग्ज़ाम पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम में मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम सारे दोस्तों आ सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखिए ये है, पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर पाएँ। तो दोस्तों देखिए ये रजिस्टर जुड़ गया, ये रजिस्टर जुड़ गया, ये बैटरी हो गई निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। तो हम रजिस्टर को किस तरह से जोड़ेंगे, रजिस्टर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, रजिस्टर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, हमने आपको बताया था कि, तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो I²R, तो अपने देखिए फार्मूला तो आपने देखा ही था। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला देखिए काइट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है P = एक VI होता है, एक होता है I²R और एक होता है दोस्तों ये V²/R। ठीक है। मतलब 3 फार्मूले आप मैच कर रहे हैं, बस ये नहीं मिल रहा है IR²। ठीक है, तो ये इसका उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी जूल्स इन 1 किलोवाट आवर। ठीक है, हाउ मेनी जूल्स मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है एक एनर्जी होती है, पावर नहीं होती है, एक एनर्जी होती है। सबसे पहले कैसे निकालते हैं 1 किलोवाट आवर को, देखिए 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, 1000 वाट एंड आवर। ठीक है, अब 1000 वाट आ गया। ठीक है, मतलब 1000 वाट हो गया। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 3600 सेकंड ये वाट में हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 × 10⁵ दोस्तों। ठीक है, वाट सेकंड। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे एक 6 बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁶ ये हो जाएगा। इतना जूल्स होता है, इतना जूल एनर्जी होगी। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी होती है। कितनी होती है 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी होती है। असल में ये पावर नहीं होता, ये एक एनर्जी होती है दोस्तों। ये पावर नहीं होता, पावर का यूनिट जो होता है वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट 3 रुपये पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग देखते हैं क्वेश्चन में
तो 8 हावर पर डे दिया है, 8 हावर पर डे। इसका मतलब है कि एक दिन में 8 घंटा बस केवल रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है। ये मत समझ लीजिएगा कि 8 हावर पर डे का मतलब कि 8 घंटा में 400 वाट यूज कर रहा है तो एक दिन में 1200 वाट यूज करेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। इसका मतलब ये नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। इसका मतलब कि एक दिन में केवल 8 घंटा ही चल रहा है और 400 वाट यूज कर रहा है, ठीक है। तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? एक दिन में 8 घंटा, तो 30 दिन में कितना घंटा? देखिए एक दिन में दोस्तों, एक दिन में कितना यूज हो रहा है? 8 घंटा यूज हो रहा है, 8 हावर्स। तो 30 दिन में कितना यूज होगा? 8 गुणे 30 हावर, ठीक है। 8 गुणे 30 हावर यूज होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 8 के 24, 240 हावर्स, ठीक है। 240 हावर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, ठीक है। अब इतना तो हमने हावर पता कर लिया। अब हम पावर हमको दिया है, ठीक है। पावर हमको दिया है 400 वाट। अब पावर दिया है, ये हावर भी दिया है, ठीक है। तो हम इसे एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी कैसे निकालेंगे? P = होता है दोस्तों, P = होता है W/T। तो W एनर्जी होती है, ये वाट होता है। तो W = कितना हो जाएगा? P × T। तो पावर कितना दिया है? 400, और ये T कितना दिया है? 240, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 96,000, ठीक है दोस्तों, वाट हावर, ठीक है। इतना वाट हावर हो गया। इसका मतलब 96 किलो वाट हावर, ठीक है। मतलब कि 30 दिन में वो 96 किलो वाट हावर एनर्जी का यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब कि 3 रुपया पर किलो वाट हावर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 3 रुपया पर किलो वाट हावर है, तो 96 किलो वाट हावर यूज कर लिया, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए दिया है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपया पर किलो वाट हावर है। तो 96 है। तो इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं, बस 96 का मल्टीप्लाई कर देना है 3 में। आ जाएगा सीधा आपके पास, कितना जाएगा? 18 को 8, 228, कितना हो गया? 228 दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। यही उत्तर है इसका, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया? 228 रुपये, ठीक है। मतलब एनर्जी का कितना? 228 रुपये है। तो ये उत्तर जो है सही होगा। अब दोस्तों ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारी वीडियोज़ को जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर करिएगा। भले से वीडियो मत देखिए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर देखिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।